आज जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ उसे सुनकर तुम खुद सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि इंसान किस हद तक जा सकता है। बस एक बात पहले बता दूं यार, जो मैं आज दिखाने वाला हूँ वो थोड़ा हैवी है, मेंटली डिस्टर्बिंग भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। तो अगर तुम 18 से कम हो या ऐसा कंटेंट तुम्हें अफेक्ट करता है तो यहीं रुक जाओ, बाकी सबके लिए चलते हैं। एक आलीशान इमारत की छत का किनारा, नीचे गहरा पाताल और हवा में लटकता हुआ एक बेबस इंसान जिसे सिर्फ एक टाई के सहारे थामे हुए है। एक खूंखार और भूखा भेड़िया। 15 साल की अंतहीन कैद का खौफनाक बदला शुरू हो चुका है। सियोल, साल 1988। रात का अंधेरा शहर पर पसरा हुआ है। ओ डेसू, एक साधारण बिजनेसमैन, पुलिस स्टेशन में बंद है, नशे में धुत। आज उसकी बेटी का चौथा जन्मदिन था, पर वो घर नहीं था। उसका दोस्त जूहान उसे छुड़ाकर बाहर लाता है। दोनों एक फोन बूथ के पास रुकते हैं। जूहान अंदर जाता है कॉल करने, और जब वापस निकलता है, डेसू वहां नहीं है। बस एक पल की गैरहाजिरी में उसकी पूरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। डेसू जब आंखें खोलता है, वो एक अजीब कमरे में है। चारों तरफ दीवारें, एक दरवाजा जो बाहर से बंद है, एक टीवी। खाना किसी स्लॉट से आता है, पर कोई चेहरा नहीं दिखता, कोई आवाज नहीं, सिर्फ 4 दीवारें, एक टीवी की नीली रोशनी और एक खामोशी जो हर गुजरते दिन थोड़ी और भारी होती जाती है। टीवी ही उसकी दुनिया बन गया। उसी से एक दिन उसे पता चला उसकी पत्नी का कत्ल हो गया, और इल्जाम उसी ओ डेसू पर। उसकी बेटी किसी और के घर पल रही है। वो एक ऐसी जगह बंद है जहां कोई उसे जानता नहीं, कोई उसे ढूंढ नहीं रहा, और कोई बताने वाला नहीं कि उसने आखिर किया क्या। दिन गुजरे, हफ्ते, महीने, साल। डेसू धीरे धीरे टूटने लगा। उसने दीवार पर हर दिन को खरोंच कर गिना, चिल्लाया, रोया, दीवार पर मुट्ठियां मारी जब तक हाथ लाल न हो गए। और फिर एक दिन उसने ठान लिया, अगर बाहर नहीं जा सकता तो तैयार तो हो सकता है। उसने चॉपस्टिक से दीवार खोदनी शुरू की, रोज, धीरे धीरे, इंच दर इंच। खुद को मार्शल आर्ट्स में तराशा, बिना किसी टीचर के। एक दिन वो इतना टूट गया कि उसने अपनी कलाइयां काट ली, पर उसे वापस दिलाया गया। मरने का हक भी नहीं था उसे। 15 साल, 5000 से भी ज्यादा दिन, उस एक कमरे में अकेले, बिना किसी इंसान की आवाज के, बस एक सवाल के साथ जो हर रात नींद छीन लेता था, मैंने क्या किया था। साल 2003 में की आंखें अचानक एक आलीशान इमारत की खुली छत पर पड़े एक बड़े से सूटकेस के अंदर खुलती हैं, जहां चारों तरफ खुली हवा, नीला आसमान और बारिश की बूंदें उसका स्वागत कर रही होती हैं। वो 15 साल बाद आखिरकार इस खुली दुनिया में आजाद हो चुका था। लेकिन इस आजादी में उसके लिए कोई खुशी या सुकून नहीं था, बल्कि उसके सीने में बदले की एक ऐसी आग सुलग रही थी जो सब कुछ स्वाहा करने के लिए तैयार थी। वहीं छत के किनारे पर उसे एक अनजान आदमी मिलता है, जो अपने पालतू कुत्ते की चेन पकड़े हुए नीचे कूदकर आत्महत्या करने की तैयारी कर रहा होता है। डेसू उस शख्स को पकड़ता है और उसे अपनी 15 साल की लंबी और दर्दनाक दास्तान सुनाता है, जिसे पूरी गंभीरता से सुनने के बाद वो आदमी बिना कुछ कहे छलांग लगा देता है और नीचे गिरकर दम तोड़ देता है। वहां से निकलकर डेसू सीधे एक नजदीकी सुशी रेस्टोरेंट में दाखिल होता है, क्योंकि वो 15 साल से सिर्फ एक ही जैसा तला हुआ खाना खाकर पूरी तरह थक चुका था, और वो किसी इंसान के हाथ का बना ताजा खाना चखना चाहता था। वहां उसकी मुलाकात मीडो नाम की एक बेहद खूबसूरत, युवा और संवेदनशील महिला शेफ से होती है, जो उसकी हालत देखकर हैरान रह जाती है। इसी बीच रेस्टोरेंट के काउंटर पर रखा एक मोबाइल फोन अचानक बजने लगता है, जिसे एक अनजान शख्स ने थोड़ी देर पहले ही डेसू को लाकर दिया था। मुझसे सवालात करने की कोशिश भी मत करना, मैं कुछ नहीं जानता। डेसू जैसे ही फोन उठाता है, दूसरी तरफ से उसी मास्टरमाइंड किडनैपर की ठंडी और डरावनी आवाज गूंजती है, जिसने उसे 15 साल तक कैद करके रखा था। उस आवाज को सुनते ही डेसू के अंदर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है, लेकिन सदमे और थकावट की वजह से वो वहीं जिंदा ऑक्टोपस को कच्चा चबाने के बाद फर्श पर बेहोश होकर गिर पड़ता है। मीडो उसे इस लावारिस हालत में नहीं छोड़ती और पूरी सहानुभूति के साथ उसे उठाकर अपने छोटे से अपार्टमेंट में ले आती है। वहां वो डेसू की लिखी हुई डायरी पढ़ती है, और दोनों के बीच एक गहरा भावनात्मक रिश्ता पनपने लगता है, जो जल्द ही शारीरिक अंतरंगता में बदल जाता है। अब डेसू का एकमात्र मकसद उस जगह और उस इंसान को ढूंढना है जिसने उसकी जिंदगी के बेशकीमती 15 साल छीन लिए थे, और मीडो इस खतरनाक मिशन में कदम कदम पर उसका साथ देती है। डेसू शहर के कोने कोने में जाकर उन सभी रेस्टोरेंट से फ्राइड डंपलिंग्स खरीद कर चखने लगता है, ताकि वो उस खास स्वाद को पहचान सके जो उसे कैद के दौरान मिलता था। आखिरकार उसकी जीभ उस स्वाद को पहचान लेती है, और वो उस गुप्त डिलीवरी बॉय का पीछा करते हुए उसी प्राइवेट जेल की इमारत तक पहुंच जाता है, जहां उसे बंधक बनाया गया था। वो बिना डरे अंदर घुसता है और वहां के क्रूर वार्डन पार्क चियोल वूंग को दबोच लेता है, और हथौड़े से उसके दांत
एक एक करके उखाड़ते हुए पूछता है कि आखिर उसे किस जुर्म की सजा दी गई। वार्डन तड़पते हुए सिर्फ इतना कहता है कि तुमने अपनी जुबान से बहुत ज्यादा बोला था, बस इसी एक छोटी सी बात के लिए तुम्हारी पूरी जिंदगी तबाह कर दी गई। इसके बाद सिनेमा के इतिहास का सबसे महान और प्रतिष्ठित कॉरिडोर फाइट सीन शुरू होता है, जहां ओ डेसू अकेले एक साधारण हथौड़े के दम पर वार्डन के दर्जनों हथियारबंद गुंडों से एक तंग गलियारे में भिड़ जाता है। ये पूरा सीन बिना किसी कट के एक ही शॉट में फिल्माया गया है, जिसमें डेसू की पीठ में चाकू घोंप दिया जाता है। वो लहूलुहान होकर गिरता है, लेकिन 15 साल के संचित दर्द और गुस्से के साथ दोबारा उठता है और अकेले ही पूरी फौज का खात्मा कर देता है। इस खूनी संघर्ष के बाद उसके सामने असली विलेन ली वूजिन आता है, जो खुद को एवरग्रीन बुलाता है और डेसू को एक अनोखा चैलेंज देता है कि अगर उसने 5 दिनों के भीतर ये पता लगा लिया कि उसे क्यों कैद किया गया था, तो वूजिन खुद अपनी जान दे देगा। लेकिन अगर वो नाकाम रहा तो मीडो को अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। ली वूजिन के इस जानलेवा चैलेंज को स्वीकार करने के बाद ओडेसू अपने अतीत के काले पन्नों को एक एक करके पलटना शुरू करता है और उन सभी सुरागों को इकट्ठा करता है जो उसके हाई स्कूल के दिनों से जुड़े हुए थे। वो इस जांच के सिलसिले में अपने पुराने स्कूल के रिकॉर्ड खंगालने की कोशिश करता है और अपने उसी पुराने दोस्त जू हवान को फोन करता है, जिसने 15 साल पहले उसे फोन बूथ के पास अकेला छोड़ा था। जू हवान कंप्यूटर पर ली वूजिन के इतिहास और उसके परिवार से जुड़ी जानकारियां ढूंढ रहा होता है और फोन पर डेसू को बताने ही वाला होता है कि तभी वहां कुछ ऐसा होता है जो रूह कपा देता है। ली वूजिन पहले से ही उनके फोन कॉल्स को हैक करके सुन रहा था और वो अचानक जू हवान के घर के अंदर दाखिल होता है। डेसू फोन की दूसरी तरफ असहाय होकर अपने दोस्त की चीखें और उसकी आखिरी सांसों की आवाज सुनता है, क्योंकि ली वूजिन बिना किसी हिचकिचाहट के जू हवान को बेरहमी से मौत के घाट उतार देता है। अपने इकलौते दोस्त को खोने के बाद डेसू पूरी तरह टूट जाता है, लेकिन उसका गुस्सा अब नियंत्रण से बाहर हो चुका है और वो उन लोगों से मिलने जाता है जो वूजिन की बहन हान सुआ को जानते थे। यहीं पर उसकी स्मृति का वो बंद दरवाजा अचानक खुलता है और उसे हाई स्कूल के दिनों की एक ऐसी खौफनाक और दबी हुई याद वापस आती है जिसने इस पूरी तबाही की बुनियाद रखी थी। डेसू को याद आता है कि एक दोपहर जब वो स्कूल के एक सुनसान कमरे के पास से गुजर रहा था, तो उसने अनजाने में ली वूजिन और उसकी सगी बहन हान सुआ को एक बेहद आपत्तिजनक और शारीरिक रूप से अंतरंग स्थिति में देख लिया था। उन भाई बहन के बीच एक नाजायज और समाज के नियमों के खिलाफ जाने वाला प्रेम संबंध चल रहा था, जिसे देखकर डेसू उस वक्त पूरी तरह हैरान और घबरा गया था। डेसू ने उस समय इस बात की गंभीरता को बिल्कुल नहीं समझा और एक आम स्कूल गॉसिप की तरह बहुत ही लापरवाही से ये बात अपने दोस्त जू हवान को बता दी कि उसने स्कूल में क्या देखा है। लेकिन वो अफवाह आग की तरह पूरे स्कूल में फैल गई और हान सुआ के गर्भवती होने की झूठी खबरें चारों तरफ उड़ने लगी, जिससे उनकी भारी सामाजिक बदनामी हुई। समाज के इस तीखे तानों, बेइंतहा शर्म और मानसिक प्रताड़ना को हान सुआ बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने एक ऊंचे बांध के पुल से नीचे पानी में कूदकर अपनी जान दे दी। ली वूजिन ने अपनी बहन का हाथ आखिरी पल तक थामने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी उंगलियां फिसल गईं और उसकी बहन उसकी आंखों के सामने मौत के आगोश में समा गई। इसी भयानक सच को जानने के बाद ओडेसू का सामना आखिरकार ली वूजिन के आलीशान और आधुनिक पेंट हाउस में होता है, जहां दोनों दुश्मन एक बार फिर आमने सामने खड़े हैं। डेसू गुस्से में चिल्लाता है कि तुमने अपनी बहन को खुद मारा क्योंकि तुम डर गए थे और अपनी गलती का सारा इल्जाम मुझ पर मढ़ दिया। लेकिन वूजिन बिल्कुल शांत रहकर एक फोटो एल्बम डेसू के हाथों में सौंप देता है। जैसे ही उस भारी और काली फोटो एल्बम के पन्नों को पलटना शुरू करता है, उसके फेफड़ों की हवा मानो गायब हो जाती है और उसका पूरा ब्रह्मांड ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है। उस एल्बम में मीडो के बचपन के पहले दिन से लेकर उसके बड़े होने तक की हर एक खूबसूरत तस्वीर मौजूद थी, जिसे देखकर डेसू की रूह अंदर तक कांप उठती है। मीडो, वो लड़की जिससे डेसू अपनी कैद से छूटने के बाद बेइंतहा मोहब्बत करने लगा था और जिसके साथ उसने शारीरिक संबंध बनाए थे, वो कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी सगी बेटी है जो 15 साल पहले उससे अलग हो गई थी। ली वूजिन मुस्कुराते हुए इस खौफनाक सच का खुलासा करता है कि ये सब उसकी एक बहुत ही बारीक और सुनियोजित साजिश का हिस्सा था, जिसके तहत उसने मीडो को बचपन से अलग पाला, डेसू को 15 साल कैद रखा और फिर एक सम्मोहन के जरिए दोनों को एक खास वक्त पर मिलवाया ताकि वे एक दूसरे के प्यार में अंधे हो जाएं। ये ली वूजिन का वो मुकम्मल बदला था जो डेसू को सिर्फ जान से मारने से कहीं ज्यादा बदतर था। उसने डेसू को एक ऐसी मानसिक और नैतिक मौत दी थी जिससे कोई भी इंसान कभी उबर नहीं सकता।
ओ डेसू इस भयानक आत्मग्लानि और मानसिक आघात को बर्दाश्त नहीं कर पाता और पूरी तरह टूटकर फर्श पर बिखर जाता है। वो एक जानवर की तरह घुटनों के बल रेंगता हुआ ली वूजिन के पैरों को पकड़ लेता है, रोता है, चिल्लाता है, पागलों की तरह भौंकता है और वूजिन के जूतों को अपनी जीभ से चाटते हुए गिड़गिड़ाता है कि प्लीज ये सच मीडो को कभी मत बताना, वो इस सच को जानकर मर जाएगी। अपनी उस गुनहगार जुबान को सजा देने के लिए जिसने बचपन में वो जानलेवा अफवाह फैलाई थी, डेसू वहां रखी एक नुकीली कैंची उठाता है और बिना एक पल सोचे अपनी खुद की जीभ को जड़ से काट अलग करता है, जिससे चारों तरफ खून का फव्वारा छूट जाता है। ली वू जिन अपने इस क्रूर और संपूर्ण बदले की कामयाबी को देखकर संतुष्ट हो जाता है और वहां से निकलकर सीधे बिल्डिंग के लिफ्ट के अंदर दाखिल होता है। लेकिन जैसे ही लिफ्ट के दरवाजे बंद होते हैं और वो अकेला होता है, उसे अपनी मृत बहन हान सू आह का वो आखिरी पल याद आता है जब का हाथ उसकी उंगलियों से फिसल गया था। वूजिन को अचानक ये गहरा एहसास होता है कि 15 साल की इस लंबी तपस्या, इस भयानक खूनी खेल और इस मुकम्मल बदले के बाद भी उसके अंदर का खालीपन और दर्द रत्ती भर भी कम नहीं हुआ है और उसकी बहन कभी वापस नहीं आने वाली। वो इसी गहरी निराशा और आत्मग्लानि के बीच अपनी जेब से बंदूक निकालता है और लिफ्ट के भीतर ही खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर लेता है। वहां से जिंदा बच निकलने के बाद ओ डेसू उसी सम्मोहन करने वाली महिला डॉक्टर के पास जाता है जिसने अतीत में उसकी यादों के साथ छेड़छाड़ की थी। वो उससे हाथ जोड़कर भीख मांगता है कि उसकी चेतना से उस भयानक सच को हमेशा के लिए मिटा दिया जाए कि मीडो उसकी बेटी है, ताकि वो सिर्फ एक आम इंसान की तरह उससे प्यार कर सके। कहानी के अंतिम और बेहद भावुक दृश्य में चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई है और कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जहां मीडो आती है और बर्फ पर गिरे हुए डेसू का हाथ थाम कर कहती है, I love you, डेसू। कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। डेसू उसकी तरफ देखता है और मुस्कुराने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी वो मुस्कान धीरे धीरे एक बेहद भयानक, दर्दनाक और डरावने चेहरे के हाव भाव में बदल जाती है। ये अंतिम दृश्य ये साफ बयां करता है कि शायद उसके दिमाग का कोई छोटा सा कोना आज भी उस खौफनाक सच को गहराई से जानता है, लेकिन अब वो चाहकर भी कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि उसकी जुबान हमेशा के लिए खामोश हो चुकी है। और इसी दिल दहला देने वाले सस्पेंस के साथ ये कल्ट क्लासिक मास्टरपीस फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के उन 2 सबसे हैरान कर देने वाले कैची फैक्ट्स की जो आपको जरूर जानने चाहिए। पहला ये कि सिनेमा इतिहास का वो मशहूर कॉरिडोर फाइट सीन जिसमें डेसू अकेले एक हथौड़े से दर्जनों गुंडों को पीटता है, वो बिना किसी कैमरे कट के पूरे 3 मिनट का सिंगल टेक शॉट था, जिसे परफेक्ट करने में पूरी टीम को 3 दिन लगे थे। और दूसरा सबसे बड़ा फैक्ट यह है कि हॉलीवुड के दिग्गज डायरेक्टर क्विंटन टैरेंटिनो इस फिल्म के इतने बड़े दीवाने थे कि वे इसे कांस फिल्म फेस्टिवल का सबसे बड़ा अवार्ड देना चाहते थे, पर आपसी सहमति ना होने पर इसे दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार मिला। दोस्तों, अगर मूवी यात्रा पर ओल्ड बॉय का यह सफर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।